हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस चैप्टर का आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, इसका मतलब है कि चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। और इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद में एक्सरसाइज करने पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाती है करना, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट क्रिएट किया जाता है, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया जाता है, जिससे कि आपको आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, देन उसके बाद में हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे, वो वीडियो भी जरूर देखना, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, चलो आ जाओ। तो सबसे पहली बात है डेटा हैंडलिंग। हम चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग तो इसके अंदर आ रहा है डेटा। डेटा क्या होता है? तो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कुछ 10 स्टूडेंट्स लेता हूं और 10 स्टूडेंट्स के मैं कहता हूं कि भैया तुम्हारी एज क्या है, हर एक स्टूडेंट से मैं एज पूछता हूं। तो एज का मैंने डेटा कलेक्ट किया। एक तरह से एज जो होगी सारे स्टूडेंट्स की, वो क्या होगी? डेटा होगी। क्लियर है? तो डेटा मींस क्या होता है? रो फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनको हम बोलते हैं डेटा। तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन हो सकता है, राइट। जैसे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स मैंने पूछ लिया कि टेस्ट के अंदर यार इसके कितने आए, इसके कितने आए, इसके कितने आए, सारे स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स पूछ लिए, तो मार्क्स का मैंने डेटा कलेक्ट किया है, राइट। ऐसे ही टेम्परेचर का भी मैं कर सकता हूं कि संडे टू हमारा सैटरडे क्या टेम्परेचर रहा है, तो वो एक डेटा मेरा कलेक्ट हो गया। और उस डेटा की हेल्प से मैं कुछ एनालिसिस, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूं। तो डेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के अंदर, राइट। चलिए, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है वो डेटा को ही एक तरह से देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो परफॉर्मेंस देखने के लिए क्या देखा जाता है? हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देखा जाता है, हर एक प्लेयर का डेटा देखा जाता है कि यार इसने इतने मैचेस के अंदर कितने रन मारे हैं, एवरेज रन कितना रहा, इसका कितना स्कोर रहा है, राइट। तो एक तरह से डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के अंदर। चलो, तो जैसे यहां पर देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन अ टेस्ट, तो ये मार्क्स है उसके 78, 85, 90, 70, 88, ये सारे के सारे हमारे क्या है? ये डेटा है, ठीक है, दिस इज डेटा। डेली टेम्परेचर हमने लिया है, राइट, सिटी का 7 डेज का, तो एक दिन 35 डिग्री सेल्सियस था, एक दिन 36 डिग्री सेल्सियस था, 34। इस डेटा को देख के मैं एनालिसिस कुछ कर सकता हूँ कि अच्छा अब अप एंड डाउन हुआ है, इस तरीके से मैं ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसका। तो कुल मिला के बात ये है। रेंज क्या होती है? रेंज कभी भी अगर आपको गिवन है डेटा, तो रेंज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। रेंज मतलब होता है कि हाईएस्ट वैल्यू में से अगर लोवेस्ट वैल्यू का आप डिफरेंस क्रिएट कर लो, तो वो हमारे को रेंज निकाल के देता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डेटा की ही बात कर लेते, तो इस डेटा के अंदर अगर हम हाईएस्ट वैल्यू देखें, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे को 37 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। और हमें लोवेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है? यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू मेरे को 33 डिग्री सेल्सियस दिख रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी रेंज निकालना चाहूं, तो इसकी रेंज मेरी क्या होगी? इसकी रेंज होगी, एक सेकेंड, हाँ, इसकी रेंज अगर मैं निकालना चाहूं तो इसकी रेंज हमारी निकल के आएगी, कितनी आएगी? 37 हाईएस्ट वैल्यू थी और माइनस 33 लोवेस्ट वैल्यू थी, तो इसकी रेंज निकल के आएगी 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। इस तरीके से आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेंज का एक फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर दो तो हमारी रेंज निकल के आ जाएगी। कोई भी डेटा अगर आपको गिवन है, तो उसका जो डिफरेंस होता है रेंज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू का, वही हमारे क्या होती है? रेंज होती है। सिंपल सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, तो यहां पर अगर मुझे रेंज निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? रेंज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर अगर मुझे रेंज निकालनी हो तो मैं देखूंगा हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर दूंगा तो रेंज निकल के आ जाएगी। तो यहां पर आप देखो हाईएस्ट वैल्यू का नजर आ रही है, तो हाईएस्ट वैल्यू मेरे को 90 नजर आ रही है, तो मैं 90 लिख लूंगा। और माइनस लोवेस्ट मेरे को क्या नजर आ रहा है? लोवेस्ट मेरे को 55 नजर आ रहा है, तो मैं 55 लिख लेता हूँ। 90 में से अगर मैं 55 लेस करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 55, 60, 70, 80, 90, 35, ठीक है। कितना आ गया? 35 हमारी रेंज यहां पर निकल के आएगी इस डेटा। ऐसे देखो, ये टेम्परेचर का है, 5 डेज का है, तो इसकी अगर मेरे को रेंज निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? इसकी रेंज निकालने के लिए भी देखूंगा यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू। तो यहां पर अगर हम हाईएस्ट टेम्परेचर देखें तो हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा रहा 37 डिग्री, राइट। माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर हमारा क्या रहा? यहाँ पर लोवेस्ट टेम्परेचर रहा 33। लोवेस्ट हमें दिख रहा है 33, तो 37 में से 33 लेस करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस हमारी क्या निकलेगी? यहाँ पर इस डेटा की रेंज निकलने वाली है। तो रेंज सिंपल है, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर दो, सिंपल। चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट, पाई चार्ट। अब सबसे पहली बात,
इस चैप्टर के अंदर आपको कोई हिस्टोग्राम नहीं पढ़ना है, कोई बार ग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले सिलेबस में था बट अब आपके सिलेबस में ये रिड्यूस कर दिया गया है। हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ये सारी चीजें नहीं है, सिर्फ आपको डेटा हैंडल किस तरीके से करना है, पाई चार्ट के फॉर्म में करना है। डेटा हैंडलिंग मतलब डेटा को हैंडल किस तरीके से किया जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास में डेटा को हैंडल करने के। जैसे कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ के फॉर्म में, राइट, हिस्टोग्राम के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई चार्ट के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये पाई चार्ट आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर या फुटबॉल अगर आप देखते हो या कोई भी गेम्स अगर आप देखते हो तो वहां पर किसी प्लेयर का रिकॉर्ड दिखाया जाता है या किसी टीम का रिकॉर्ड दिखाया जाता है, वो पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है, आपने देखा होगा। तो पाई चार्ट एक क्या है, पाई चार्ट एक फॉर्मेशन है, एक पाई चार्ट एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। सिंपल सी बात है, राइट। डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट, और इस डेटा को देख के मतलब इस पाई चार्ट को देख के मैं फटाफट से कुछ एनालिसिस कर सकता हूं। एक तो ये डेटा थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, राइट, और एक डेटा आपको देखो पाई चार्ट के फॉर्म में दिख रहा है, और पाई चार्ट आपको नजर आ रहा है यार ये सेल्स का चार्ट है, राइट। और सेल्स के अंदर मैंने देखा कि यार सेल्स में ये जो है वो 14% है, ये 28% है, ये 43% है, ये 15% है। 14% मैंने देखा, ये थोड़ी सी मार्किंग कर रखी है, टॉयज जो है लेबलिंग, इसे हम कहते हैं लेबलिंग करना, राइट। तो ये लेबल कर रखा है टॉयज का, ये ब्लू वाला पार्ट है तो 14% टॉयज है। फर्नीचर का हमारा ये ऑरेंज वाला पार्ट है तो 43% फर्नीचर है। होम डेकोर अगर हम देखें तो होम डेकोर का ये ग्रे वाला पार्ट है 15% है। इलेक्ट्रॉनिक्स का 28% है, येलो वाला पार्ट है, राइट। तो देख के ही हम बता सकते हैं कि यार सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो सेल्स हुई है वो इस वाले पार्ट की हुई है। ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ऑरेंज वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है एक्चुअली, राइट। तो हम देख के पता लगा पा रहे हैं, बिल्कुल डेटा नहीं देख रहे हैं, फटाफट से हमने पाई चार्ट देखा और यार इसमें तो ये वाली सेल्स ज्यादा हुई है, तो हम हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा एनालिसिस है ना, रिस्पॉन्स टाइम है, वो कम कर देता है पाई चार्ट, राइट। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डेटा को। चलो सिंपल सी बात है। तो अब पाई चार्ट इज अ सर्कुलर ग्राफ। पाई चार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक सर्कुलर ग्राफ है, सर्कल बनता है पूरा एक, है ना। तो इसको हम सर्कुलर ग्राफ भी बोलते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट डेटा एज अ स्लाइस ऑफ अ सर्कल। इसका यूज किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, किस फॉर्म में, स्लाइस ऑफ अ सर्कल। ये आपको दिख रहा है, तो ये देखो सर्कल की स्लाइस है, ये वाला पार्ट अलग है, ये सेक्टर अलग है, ये सेक्टर अलग है, ये सेक्टर अलग है, ये सेक्टर अलग है, सेक्टर के फॉर्म में दिख रहा है आपको डेटा। ईच स्लाइस शोज द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ ईच कैटेगरी, है ना। हर एक स्लाइस जो होती है, हर एक सेक्टर जो होता है वो एक तरह से शो करता है प्रोपोर्शन को या परसेंटेज को। जैसे यहाँ पर देखो परसेंटेज शो कर रहा है, ये 14% है, ये 28% है, इस तरीके से पर्टिकुलर प्रोपोर्शन को ये करता है। चलो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कल ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, राइट। सर्कल ग्राफ बोलो, सर्कुलर ग्राफ बोलो, बात एक ही है, राइट। की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, होल सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का, कोई भी कंप्लीट अगर सर्कल बनेगा इस तरीके से यूं करके, अगर मैं पूरा एक सर्कल बनाता हूं तो वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बीच के अंदर, सेंटर के अंदर पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनता है। सेंटर के अंदर क्या बनता है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनता है। तो ये कितने डिग्री का होता है, ये डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो होल सर्कल जो है वो 360 डिग्री। ईच स्लाइस एंगल, हर एक एंगल अगर आपको निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्लीट तो हमारा 360 का होता है, लेकिन वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार ये वाला पार्ट अगर मेरे को निकालना हो, इतना इतना पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, जो ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू जो पोर्शन है, अगर मेरे को ये फाइंड करना हो तो ये पार्ट कितना है, ये पार्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूले का यूज करूंगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कैटेगरी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360, राइट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो अगर मेरे को इसका एंगल निकालना है कि यार ये कितने डिग्री का एंगल है, ये डिग्री का एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल जाऊंगा और मैं देखूंगा कैटेगरी वैल्यू क्या है। मैं देखूंगा ये 14% है, तो मैं लिखूंगा पहले 14 डिवाइडेड बाय परसेंटेज के अंदर है, टोटल वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं इनको सम करूं 40, 14, 43, 15, 28, अब सम नहीं करता है, टोटल जो होती है परसेंटेज अगर आ रहा है तो टोटल जो होगा वो 100% ही होगा, सिंपल सी बात है। तो नीचे आपको लिखना है टोटल वैल्यू मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय, और ये पूरा एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, अभी मैंने आपको बताया 360 डिग्री का, तो इनटू क्या करना है हमें, 360 डिग्री, सिंपल। तो इसका एंगल निकल के आ जाएगा कि ये एंगल कितना है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल कभी भी अगर आपको फाइंड करना हो तो इसी तरीके से आप करते हो, ये फॉर्मूला होता है इसका। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते, तो ये 0 से 0 हमारा कट गया, और 2 7 जा 14 हम कर सकते हैं, 2 5 जा 10 अगर हम कर सकते हैं, और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10,
2 इंटू 7 आ रहा है, और 7 7 जा 14 और 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ठीक है। अगर 72 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 50.4 आ रहा है। तो 50.4 डिग्री का ये हमारा एंगल है। ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 50.4 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरीके से हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो किसी भी अगर सेक्टर का अपने को एंगल फाइंड करना है, कितने डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, तो वहां पर सिंपल सी बात है, कैटेगरी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360 से हम सेंट्रल एंगल फाइंड कर सकते हैं। चलो, बिगर वैल्यू बिगर स्लाइस, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी, यहां पर आप देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी नजर आ रही है? 43% ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसका स्लाइस जो दिख रहा है, जो इसका सेक्टर दिख रहा है, वो भी क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो बिगर वैल्यू होगी तो बिगर स्लाइस आपको नजर आएगा। ऑल स्लाइसेस टुगेदर फॉर्म है कंप्लीट सर्कल। सारी स्लाइसेस को अगर मैं जोड़ दूं, सारे सेक्टर्स को अगर मैं जोड़ दूं, तो ये क्या बनाता है? पूरा एक कंप्लीट एंगल बनाता है, जो कि वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे को पाई चार्ट की फॉर्मेशन समझ में आए, पाई चार्ट होता क्या है, राइट। तो यहां पर अपने को बोल रहा है द नंबर्स ऑफ हार्स स्पेंड बाय स्कूल बॉय ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन वर्किंग डे इज गिवन बिलो। एक्टिविटीज है स्लिप, स्लिप जो नंबर ऑफ हार्स, भाई साहब 8 घंटे सो रहा है, ठीक है। स्कूल जाता है 7 घंटे, घर पे रहता है 4 घंटे, प्ले खेलने जाता है 2 घंटे खेलता है, मतलब अदर्स में 3 घंटे, और टोटल हो गए उसके 24 हार्स। इस तरीके से उसका शेड्यूल है, वो यहाँ पर एक तरह से बता रखा है। चलो भैया, अब आपको इसने कहा है क्या? प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट। अब इसको आपको प्रेजेंट करना है पाई चार्ट के फॉर्म में। इस पूरी इंफॉर्मेशन को भैया पाई चार्ट के फॉर्म में आपको क्या करना है? प्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास में जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी है, ये लिख लेते हैं। जो एक्टिविटीज है वो लिख लेते हैं, राइट। और हमारे पास में जो नंबर ऑफ हार्स है, जो नंबर ऑफ हार्स है वो लिख लेते हैं, राइट। और यहां पर हम लिख लेंगे सेंट्रल एंगल, क्योंकि जब हम पाई चार्ट बनाएंगे, जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो हमें सेंट्रल एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। हर एक वैल्यू की, स्लिप जैसे है तो स्लिप का सेंट्रल एंगल क्या होगा, स्कूल का क्या सेंट्रल एंगल होगा, इस डेटा का, हर एक डेटा का मेरे को सेंट्रल एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो यहां पर जो है स्लिप है, एक्टिविटीज कौन कौन सी है? एक है हमारे पास में स्लिप, और हमारे पास में स्कूल है, और होम है, प्ले और अदर्स, राइट। और हमारे पास में 8 स्लिप जो है वो 8 हार्स है, और ये है अपने पास में 7 हार्स, 4 हार्स, 2 हार्स, 3 हार्स, और ये टोटल हो गया 24 हार्स, ठीक है। चलो, अब इनका स्लिप का सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेते, कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के स्लिप का सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? जो कैटेगरी वैल्यू है, कैटेगरी वैल्यू कितनी है? 8 है इसकी, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी होगी? टोटल दे रखी है यहाँ पर 24, मल्टीप्लाइड बाय किससे करना है? 360 डिग्री से कर दो। कर दिया जी, ठीक है। चलो अब इसको काट दो, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 से इसको काटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120। तो यहां पर आ गया हमारा 120 डिग्री। ये लीजिए, इसका सेंट्रल एंगल फाइंड हो गया। स्कूल का निकाल लेते हैं, स्कूल का निकाल लेते हैं। स्कूल का है 7/24 इंटू 360, ठीक है। 12 2 जा 12 3 जा 2 से ये 15 टाइम्स, 15 सत्ते 105। 105 डिग्री हमारा किसका निकल रहा है? इसका स्कूल का निकल रहा है। तो यहां लिख लेते हैं 105 डिग्री। ये लीजिए, होम का निकाल लेते हैं। होम का कैसे निकलेगा? होम की कैटेगरी वैल्यू हमारी यहां पर दी हुई है 4, डिवाइडेड बाय टोटल तो हमारा पता ही है 24 ही आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 360। अगर हम देखें तो 4 1 जा 4, 4 6 24, 6 से 60 टाइम्स, तो कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो यहां पर अपन लिखेंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट है प्ले 2, तो यहां लिख लेते हैं प्ले। प्ले की कैटेगरी वैल्यू है 2, क्लियर है, सिंपल। डिवाइडेड बाय 24 इंटू 360, 2 से काटेंगे, 2 12 बार, 12 तिया 36, 30। तो यहां पर आ गया अपना 30 डिग्री। ऐसे ही अपने पास में अदर्स है, तो अदर्स का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर अदर्स का हम कैसे निकालेंगे? कैटेगरी वैल्यू है 3, डिवाइडेड बाय 24, मल्टीप्लाइड बाय 360। 3 से 3 8 24, 8 से 8 चौक 32, और 8 पंजे 40, 45 डिग्री, 45।
अब जब आप इनको टोटल करोगे, जब इनका आप टोटल करोगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा? पूरा टोटल 360 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगा। सिंपल सी बात है, ये सारा टोटल है तो इस टोटल कितना निकलेगा? पूरा एक कंप्लीट एंगल निकलेगा 360 डिग्री का। क्लियर है? आप चाहो तो इसको कर सकते हो। चलो अब अपन इसका क्या करते हैं, यहां पर सेंट्रल एंगल निकालने के बाद में, है ना, इस डेटा का हमने क्या कर दिया, हर एक वैल्यू का, हर एक स्लिप, स्कूल, होम, प्ले, अदर्स, इनका सबका हमने क्या करा, इनका सबका हमने यहां पर सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। सबसे पहला काम है सेंट्रल एंगल फाइंड करना, राइट? पाई चार्ट जब भी आप बनाओगे, अब हम पाई चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करना है समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये लीजिए सर्कल ड्रॉ कर दिया सर। सर जी सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। चलो अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, अब हमें उठाना है, अब हमें उठाना है हमारा डी। डी को लेंगे और डी को रखेंगे, कहीं पे भी रख दो, यहां पर सेंटर कहां पर है भैया, सेंटर, सेंटर जहां पे भी है वहां पे रख दो। ठीक है, डी को इस तरीके से आपने रख दिया। अब मैंने देखा स्लिप का बनाते पहले 120 डिग्री। तो देखो अगर मैं स्लिप का बनाने जा रहा हूं, पहले तो मैं सेंटर देखता हूं, इसका सेंटर कहां पर है। आप अपना सेंटर देखो इसका, कि इस सर्कल का सेंटर मान के चलो मेरा यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। ठीक है, अब इसको उठा के यहां रख दो, यहां पे रख दो इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो 120 डिग्री कहां पर आ रहा है, तो 120 डिग्री मेरे को नजर आ रहा है यहां पर, यूं करके यूं जाएगा। तो 120 डिग्री देखो ये रहा 120 डिग्री। ठीक है, चलो ये तो आता ही है आपको एंगल बनाना। अब आप क्या करो, यहां पर इसको मैच कर लो। पहला काम, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, हाँ, इस लाइन को इससे मैच कर लो, यूं। ठीक है, और ये यहां पर ऐसी सीधी लाइन बना दो यूं करके। चलो इसको मिटा देंगे, भले ही अभी अपन मिट जाएगा ना, ये तो नहीं मिट रहा है, चलो कोई बात नहीं, इस लाइन को आप मानना मत अभी। ठीक है, मैंने बड़ी लाइन बना दी। चलो तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 120 डिग्री का एंगल। और 120 डिग्री क्या था, हमारा स्लिप था। तो ये वाला जो पोर्शन है ये स्लिप का बन चुका है। फिर है नेक्स्ट स्कूल, स्कूल है 105 डिग्री। तो हम इसको उठाएंगे और 105 डिग्री देखेंगे कहां पर आ रहा है। ठीक है, 105 डिग्री हम देखेंगे कहां पर आ रहा है। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो अपन ये देख लेते हैं, ये 120 बन चुका है। एक काम करते हैं 120 के साथ में 60 अपना बन सकता है। ठीक है, ये देखो ये 120 अपना कंप्लीट हो गया, एक ये 60 डिग्री भी अपने को दिख रहा है। तो एक काम करते हैं ना, यहां पर अगर मैं इसको यू मैच कर दूं, इस लाइन को ये पूरा मैच कर दूं, तो ये वाला जो है, एक मिनट बताता हूं मैं, इस लाइन को मैं अगर, इस लाइन को आपको डेटा को बहुत इजी तरीके से हैंडल करना है, बहुत इजी तरीके से। इस लाइन को, अरे यार, इस लाइन को अगर मैं ऐसे यू ज्वाइन कर दूं, यू ज्वाइन कर दूं, समझ रहे हो, सीधी जा रही है, सीधी नहीं जा रही है यार। अब सही है, अब सीधी है। अगर मैंने इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। सिंपल सी बात है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया तो पूरा 180 का हो गया। और 60 डिग्री का कौन है, 60 डिग्री का है हमारा होम। तो यहां पर लिख दो होम, ये लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जरूरी थोड़ी ना 120 के बाद में 105 डिग्री बनाओ, देख लो कोई सा भी 120 के साथ में 60 सही बन रहा है, बन जाएगा, ऐसे बना। अब कौन सा बनाए सर, अब एक काम करते हैं 105 डिग्री का बना देते हैं। तो अब मैं इसको उठाता हूं और इसको मेरे को रखना पड़ेगा थोड़ा सा उल्टा, यूं करके। ठीक है, चीजें अब उल्टी दिखेगी हमें। और यहाँ रखते हैं हम अपने सेंटर पॉइंट में, और यहां से देखते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और अपने को करना पड़ेगा। ये बना, बिल्कुल सीधी लाइन बन गई। अब यहां से आप देखो कहां पर 105 डिग्री बन रहा है। तो मैंने देखा
कि 105 डिग्री मेरा मान के चलो यहां से बनाता हूं तो 105 डिग्री सर मेरा 110 और 100 के बीच में यहां पे आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देता हूं और इसको मैच कर लेता हूं, इसको मैं यहां से मैच कर लेता हूं। चलो इससे मैच ही कर लेता हूं मैं इस पॉइंट से, फिर आप मिटा देना। आप तो रबर से मिटा ही दोगे, पेंसिल से बनाओगे तो ये बन जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाला जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का बना है? 105 डिग्री। 105 डिग्री का कौन था अपना? ये था स्कूल। तो मैं यहां लिख लेता हूं स्कूल, ये लो। और अपना है नेक्स्ट बाकी है 30 और 45। अब 30 और 45 का भी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे 30 और 45 का? यहां पे रखेंगे इसको और 30 का देख लेते हैं यहां से। 30 का कहां पर बन रहा है? यहां से देख लेते हैं। ये बन गया अपना 105। अब यहां से देख लेते हैं 30 कहां पर बन रहा है। तो देखो ये 10 हो गया, ये 20, ये 30, ये यहाँ पे 30 बन रहा है। तो पहले 30 बना लेते हैं। पहले हम 30 बना लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा 30 और जो रिमेनिंग रहेगा वो 45 ही रहेगा। तो ये 30 बन गया और ये वाला 45 अपना आप ही हो जाएगा रिमेनिंग। आप चेक भी कर सकते हो बड़े। तो 30 हमारा प्ले था तो यहाँ लिख लेंगे हम प्ले, और 45 था हमारा अदर्स तो यहाँ लिख लेंगे अदर्स। ये लिख लिया। इस तरीके से हमें क्या करना है? पाई चार्ट को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले बात, क्वेश्चन जैसे आएगा तो पहले हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है हर एक वैल्यू का, राइट। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के बाद में हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। इस तरीके से हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लेबलिंग आपको कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बाकी ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इनको आप रिमूव कर दीजिए। अभी यहाँ पे रिमूव नहीं हो रही है, बट आपको तो रबर से इसको रिमूव कर देना। तो इस तरीके से ये पाई चार्ट आपका फॉर्म होगा। चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द अमाउंट स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, ड्रॉ अ पाई डायग्राम। कैसे करेंगे यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला काम हमें क्या करना है भैया? आइटम्स कौन कौन से हैं यहां लिख लेते हैं आइटम्स, और हमारे पास में एक्सपेंडिचर दी हुई है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये लीजिए। और हमें इनके सबके सेंट्रल एंगल फाइंड करने होंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है यहाँ पर हमें बनाना है पाई चार्ट, राइट। चलो तो क्या है हमारे पास में? आइटम सीमेंट है और टिम्बर है, ब्रिक्स है, लेबर है, स्टील है, मिसलेनियस है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है सीमेंट के अंदर? एक्सपेंडिचर सीमेंट के अंदर 60 है और 1000 के अंदर है, 60,000 है। ये 30,000 है, ब्रिक्स का 45,000 है, इसका 75,000 है, इसका 45,000 है और इसका 45,000। क्या क्लियर है बात? ऐसे डेटा आपको लिख लेना है। अब इनका सबका हर एक कैटेगरी का, जैसे सीमेंट आइटम था तो इसका हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले सेंट्रल एंगल तो सीमेंट का निकाल लेते हैं। सीमेंट का सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड होगा? कैटेगरी वैल्यू कितनी है? कैटेगरी वैल्यू है 60। पहले लिखते हैं कैटेगरी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? तो इसको आपको टोटल करना होगा। 60 प्लस 30 हमारा कितना होता है? 90। 90 प्लस देखो 60 प्लस 30 90, 45 प्लस 45 भी 90 होता है। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 75 प्लस 45 कर लो तो 7 4 11 और 12 120, 118 भाई, 180 और 120 बन रहा है, 300 हो रहा है इसका टोटल। आप चेक कर सकते हो। 60 प्लस 30 तो 90 हो गया, 45 प्लस 45 ये भी 90 हो गया, तो 90 प्लस 90 180 और 75 प्लस 45 7 4 11 110 5, ठीक है 120, 300 बन रहा है। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है? इसका टोटल जो बन रहा है वो 300 बन रहा है। क्लियर है? चलो तो कैटेगरी वैल्यू 60 था, डिवाइड बाय टोटल हमारा 300 और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे हम? 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है पूरा वो 360 डिग्री का होता है, तो उसकी तो पार्टीशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 360 आएगा। अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं अपन। तो 60 से ये 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 7 35, 5 2 10, तो 72 डिग्री आ गया।
क्लियर। तो यहां पर अपन लिखेंगे 72 डिग्री, ये निकल गया सेंट्रल एंगल। टिम्बर का निकाल लेते हैं, टिम्बर, ठीक है, कितना है इसका 30 डिवाइडेड बाय टोटल 300 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो यहां पर 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 3 से 3 कट, तो ओनली 36 बचा है। तो यहां पर अपना आएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट है ब्रिक्स का। सबके हमें क्या करने हैं, यहां पर सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेने हैं सबसे। ब्रिक्स का कितना है 45 है, तो 45 अपॉन 300 इंटू 360। तो यहां पर अपना जा रहा है 0 से, तो 0 हम रिड्यूस कर सकते हैं, और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 9 जा 2 से 2 6 54, 54 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 54 डिग्री, ठीक है। 75 का निकाल लेते हैं, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। लेबर, ये है अपने पास में लेबर, लेबर का है अपना 75 अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाय 360। 25 से काट देते, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 12 बार जा रहा है, 25 एकम 25, 25 और 25 दूनी 50, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 4 नाम 36, 90। तो यहाँ पर आ रहा है अपना 90 डिग्री, ठीक है। स्टील का 45 के तो निकाल चुके अपन, 45 का कितना निकला था 54, तो 54 ही यहाँ पे आएगा, और नीचे भी 45 ही है तो यहाँ पे भी 54 आएगा। इनका सबका टोटल करेंगे तो कितना डिग्री निकलेगा 360 डिग्री निकलेगा, पूरा टोटल 360 डिग्री यहाँ पर निकलने वाला है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, सबसे पहला काम हमें करना होगा सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो आपको ये एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, क्लियर है बात। चलो उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हर एक वैल्यू का, जितनी भी कैटेगरी, सीमेंट दिया हुआ है तो सीमेंट का 72 डिग्री है, हर एक वैल्यू का हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल हमने फाइंड कर लिया, अब हमें इनको पाई चार्ट में शो करना है। तो सीमेंट का देखा तो 72 डिग्री है, 72 डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। तो हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, डी की जरूरत पड़ेगी। तो डी को हम रखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इसका, जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो सर्कल ड्रॉ करोगे तो इसका सेंटर देखोगे। तो मान के चलो कि इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा है, जब मैंने बनाया तो सोच लेते हैं यहाँ पर आया, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया। अब सेंटर पे आपको इसको वैल्यू इसको रखना है, ये लीजिए, इसको आपको सेंटर पे इस तरीके से लिख देना, ये मैंने रख दिया, क्लियर। अब हमें देखना है कि 72 डिग्री कहां पर आ रहा है। 72 डिग्री जो हम बनाएंगे तो आपको बनाना आता ही होगा, यूं करके यूं बना लो या यूं करके यूं बना लो, कोई सा यूं करके यूं बना लेते। तो देखो यहां से यूं 70 तो यहाँ पे आ रहा है, और 72 आएगा हमारा, 70 के बाद में यहाँ आ रहा है हमारा 80, 70 के बाद में यहाँ आ रहा है 80। अरे 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 अरे, हाँ 70 के बाद में 72 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 71 72 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। चलो तो इसको अपन हटाते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड यार, हाँ इसको हम स्केल की हेल्प से आप इसको यूं ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। मैं इसको बाहर तक ज्वाइन कर लेता हूं ताकि दिक्कत, क्लियर है। और इसको आप यूं ज्वाइन कर लो, सीधी लाइन भी बना दो आप, ठीक है, क्लियर है बात, ये बना दी। चलो उसके बाद में 72 के बाद में अब कितने डिग्री का बना है, 36 डिग्री है, 54 है, 90 है, 54 है, 54 है, किसका बना है बताओ। 36 डिग्री का देख लेते हैं, क्या 36 डिग्री का बन रहा है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे अपना ये हमने यहाँ रखा, और 36 बनाने की कोशिश करते हैं। 36 का कहां पर बनेगा, अगर चाहो तो आप यू भी बना सकते हो, रिमेनिंग बच जाएगा तो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या आप यहां से ही बना सकते हो। देखो यहां से लेके यहां तक ये कितने डिग्री का हो गया हमारा, अगर हम देखें, या एक काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं, इधर से ले लेते हैं 36 डिग्री, ठीक है, बाकी रिमेनिंग बचेगा देख लेंगे। यहां से देख लेते हैं, पूरा तो 80, पूरा 180 है, ठीक है। यहां से अगर चले तो 36 डिग्री, 30 यहाँ आ रहा है, फिर 35 यहाँ आ गया, 36 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ लगा देता हूं मैं, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसको तो हम सीधी
ले लेते भले, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये लीजिए 36 हो गए, ठीक है। हालांकि मेरे को ऐसा नहीं बनाना चाहिए, 36 मेरे को यहां से ही लेना चाहिए, राइट। 36 मुझे यहां से ही लेना चाहिए, वही ज्यादा सही रहेगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाए। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं, और 36 आप यहां से ही लो, कोई दिक्कत नहीं, मत करो। देखो यहां से अगर 36 लेते हो, मान के चलो, तो यहां से 110 से 90 कितना हो गया हमारा, 20, 80 तक हमारा हो गया 30। 30 के बाद में हम चलते हैं, 30 के बाद में 36 तक चलना था, लेकिन हम चलेंगे 38 तक, क्योंकि 110 से नहीं ले रहे हम ले रहे हैं 110 से और दो आगे से, क्योंकि ये 72 था एक्चुअली में, तो 110 यहां पर आ रहा है, तो इसके 2 आगे से ले रहे हैं अपन। तो यहां से जब अपन काउंट करेंगे, तो एक तरह से 36 नहीं 38 को लेना पड़ेगा। तो यहां से 38 कहां पर आ रहा है, देखो 110 से 100, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38 यहां आ रहा है, ठीक है। यहां पर मैच करना पड़ेगा, यहां मैच करो, ये हो गया क्लियर। इसकी अपन ने लेवलिंग नहीं करी थी, इसका कर लेते। ये कितने डिग्री का बनाया था हमने, 72 डिग्री का, जो कि था हमारा सीमेंट, राइट। और ये टिम्बर का बनाया हमने 36 डिग्री, ये 36 डिग्री है, ये है हमारा टिम्बर। चलो नेक्स्ट है ब्रिक्स का। ब्रिक्स का है 54 डिग्री, तो हम इसको रख लेते हैं और यहां से 54 भी बनाते हैं। ये लो भैया, इसको यहां रखो और यहां से 54 बनाने की कोशिश करो। 54 कैसे बनेगा अपना, देखो 70 अगर मान ले, तो 70 से 60 10, और 60 से 50 10 20 30 40 50, हमें बनाना है 54। 50 तो यहाँ पे आ गया, 50 और 2 देखो यहाँ पे भी है 52, तो आगे सिर्फ 2 ही चलना है यहाँ पे, 52, ये 54 हो गया टोटल। क्लियर है, ये कैलकुलेशन आपको लगानी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन तो आपको लगानी पड़ेगी। 54 यहाँ पर आ रहा है, ये लो, तो ये हो गया अपना 54, ठीक है। ये कौन है अपने 54 ब्रिक्स का, ये लो जी, ये आ गया ब्रिक्स। फिर उसके बाद में लेबर, लेबर की कितनी बन रही है, लेबर की बन रही है 90 डिग्री, तो अपन इसको रखेंगे और देखेंगे 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, राइट। हाँ, अब लेबर 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको घुमाते हैं, पाई चार्ट बनाने में भी दिमाग चाहिए, राइट, कि कौन सा बनाए अपन पहले। इसको यहां रखेंगे और यहां से थोड़ा सा मैं इसको और यूं कर लेता हूँ, हाँ अब बिल्कुल सीधी लाइन बन सकती है हमारी, ठीक है। अब देखो यहां से पहले मैं 90 डिग्री बना देता हूँ, तो 90 डिग्री मेरा कहां पर बन रहा है, 90 डिग्री बिल्कुल अगर मैं यहां रखता हूं, तो ये बिल्कुल सीधा यहां पे बन रहा है, यहां मैं पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ। चलो अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, समझ रहे हो मेरी स्ट्रेटेजी को। मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूंगा, एक सेकंड, यहां से मैं इसको ज्वाइन, क्या होगा, यहां पर बन गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। कौन था ये, लेबर, ये आ गई हमारी लेबर, ये लो जी 90 डिग्री में बन गया, क्लियर। अब हमारा ये पोर्शन रहा है, इस पोर्शन में मेरे को 54 डिग्री और 54 डिग्री बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं 54 डिग्री, 54 डिग्री जस्ट हाफ कर देना है बस इनका, और कुछ भी नहीं है। इस पोर्शन का क्या कर देना है, हमें हाफ कर देना है। चलो अब देखो कैसे बनाएंगे अपन 54 डिग्री, 54 डिग्री, तो देखते हैं। यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, 54 बना देते हैं, रिमेनिंग जो बचेगा वो 54 ही बचेगा। तो 90 से 100, 100 ये हो गया हमारा 10 20 30 40 50, 50 के बाद में यहाँ पर आएगा 55, तो 55 से पहले 54 यहाँ पे आएगा, ये लो। अब अपन इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना डिग्री बन गया, ये हमारा बन गया 54। ये क्या था अपना, ये था स्टील,
और ये भी रिमेनिंग जो बचेगा आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो ये कितने डिग्री का, 54 डिग्री का ही होगा। और ये कितना है, ये कौन था अपना, ये था मिसलेनियस, ये लो। इस तरीके से अपने को पाई चार्ट फॉर्म करना है। ये जो एक्स्ट्रा निकल रखी है लाइंस, इनको आपको रब कर देना है अपने रबर से। क्लियर है? इस तरीके से दिमाग लगा के आपको पाई चार्ट फॉर्म करना होगा, बहुत ध्यान से हमें करने होते हैं पाई चार्ट्स। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्सपेंडिचर पैटर्न इन अ फैमिली। चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज के ऊपर बेस्ड आ गया, इसका अपने को पाई चार्ट फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। पाई चार्ट जब भी हम फॉर्म करेंगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। क्योंकि जब तक अगर सेंट्रल एंगल फाइंड नहीं होगा तो हम पाई चार्ट फॉर्म ही नहीं कर सकते, राइट। तो सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स है, राइट। और आइटम्स के बाद में फिर एक्सपेंसेस, राइट। एक्सपेंसेस के बाद में फिर हम निकालेंगे यहाँ पर सेंट्रल एंगल। चलो अब यहां पर देखो आइटम्स जो है वो है हमारे पास में फूड, नेक्स्ट है क्लोथिंग, और है हमारे पास में रेंट, रेंट के बाद में एजुकेशन, एजुकेशन और अनफोर्सिन इवेंट, अनफोर्सिन इवेंट है, और बाकी है मेडिसिन, मेडिसिन। चलो फूड के अंदर जो है हमारे कितना परसेंटेज है हमारा एक्सपेंसेस, 40%, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 40%। नेक्स्ट है क्लोथिंग में 20%, रेंट पे है 10% एक्सपेंसेस, एजुकेशन पे भी 10% है, 15% है हमारा अनफोर्सिन इवेंट्स पे, और 5% है हमारा मेडिसिन। टोटल अगर आप इनका परसेंटेज करोगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है 100% आएगा, आप करके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल, क्योंकि परसेंटेज है ना तो परसेंटेज टोटल क्या होगा यहाँ पर 100%। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेते हैं सबका। तो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं फूड का कर रहा हूँ। तो फूड की जो कैटेगरी वैल्यू है वो कितनी है, 40% है, 40। और जब भी परसेंटेज का सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, परसेंटेज के अंदर डेटा गिवन है तो उसका जो टोटल होगा वो 100% ही होगा, तो नीचे जो वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू वो 100 ही आएगी, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होता है, 360 डिग्री, राइट। सेंट्रल एंगल जब भी फाइंड करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 360। अब देखो यहाँ पर जीरो से जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, 36 इंटू 4 करना है, तो ये होता है हमारा 144। कितना डिग्री आ गया, 144 डिग्री। ठीक है, क्लोथिंग के अंदर 20%, तो 20% क्लोथिंग का है तो निकाल लो क्लोथिंग का 20%। तो 20 अपॉन नीचे 100 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 360, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 36 इंटू 2 72, तो यहां पर कितना आ जाएगा 72 डिग्री। रेंट का है हमारा 10%, राइट। रेंट का कितना है 10%, तो हम निकाल लेते हैं रेंट के लिए भी। क्लियर, रेंट के लिए भी निकाल लेते हैं। रेंट का कितना 10%, तो 10 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 360, जीरो से जीरो कट, तो कितना निकल गया 36 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया 36 डिग्री। फिर देखो एजुकेशन में भी 10% है तो 36 डिग्री ही आएगा क्योंकि रेंट का 10% था। अनफोर्सिन इवेंट का 15% है तो 15% का निकाल लेते हैं, इवेंट्स का कितना है 15%, तो 15 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 360, जीरो से जीरो कट, 5 3 जा 5 2 जा 2 से 18 टाइम्स, 18 3 जा 54 डिग्री, तो यहां पर कितना आ जाएगा 54 डिग्री। और 5% है इसका मेडिसिन का, राइट। तो 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 360, जीरो से जीरो, 5 1 जा 5 2 जा 10, 18 टाइम्स, तो 18 डिग्री हमारा किसका निकलेगा, मेडिसिन का निकलेगा। ठीक है, चलो इनके सबके हमने क्या कर लिए, यहाँ पर सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिए। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, डेटा जब भी गिवन हो सेंट्रल एंगल फाइंड कर लो। चलो अब सेंट्रल एंगल फाइंड करने के बाद में अब हम यहाँ पर बना सकते हैं क्या, पाई चार्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया बहुत प्यारा सा, ठीक है। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद में इसका सेंटर देखना है, सेंटर कहाँ पर आ रहा है, मान के चलिए यहाँ पर आ रहा है। आप जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका सेंटर आएगा, तो यहाँ पर मेरा सेंटर आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर, अरे भैया यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब देखना बहुत ध्यान से समझना, ये कह रहा है फूड के ऊपर 144%, तो फूड हमारा 144% है,
तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पर डी को लेना है और डी को रखना है यहाँ पर, यहाँ मैंने रख दिया डी, राइट। अब देखेंगे यहाँ पर फूड जो है 144% है। 144% कहां पर आ रहा है देख लेते हैं। अगर मैं यूं चलूं तो यहां से लेके यहां तक तो 90 आ गया, 90 के बाद में या ऐसे चल लेते हैं यूं, 144 डायरेक्ट निकल जाएगा, ये 80। देखो अगर आप यू देख रहे हो ना तो नीचे वाली वैल्यू देखो, यू देख रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू देखो। अब नीचे वाली वैल्यू देखो तो नीचे वाली वैल्यू देखो, देख लो ऐसे। अगर यू देख रहे हो तो ये देखो 140 आ रहा है, 145 यहाँ आ रहा है, तो 144 यहाँ आएगा, राइट। ये मैंने टिक कर दिया। टिक करने के बाद में भैया क्या करना है अपने को, टिक करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ऐसे। क्लियर है, बहुत आसान है। और इसको भी हमें ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बननी चाहिए ये। हाँ चलो, ये कितना डिग्री बनाया हमने, ये बनाया 144 डिग्री। क्या था 144 डिग्री, फूड था भैया, ये लो जी फूड बन गया। अब क्लोथिंग है, क्लोथिंग 72 डिग्री है, तो एक बार देख लेते हैं 144 के साथ में कुछ, अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं इसको 180 तक, सीधी लाइन बना दूं, तो 144, 180 में से 144 लेस करो कितना आता है, 10 में से 4 लेस करेंगे 6, 17 में से 4 36। कोई 36 डिग्री का एंगल दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, दो एंगल दिख रहे हैं। तो रेंट बना लो, या तो रेंट बना लो या एजुकेशन बना लो पहले। तो एक काम करते हैं, ये अप्रोच आपको यूज करनी पड़ेगी बेटा। आप क्या करो, यहां पर पहले एंगल मत बनाओ, पहले आप इसको ज्वाइन कर दो सीधी सीधी, ये ज्वाइन कर दिया, कर दिया। चलो अब देखो, ये जो एंगल बना है वो 36 डिग्री का बन गया अपना ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि टोटल जो होता है सीधी लाइन वो 180 होती है। तो अगर ये 144 है तो ये ऑब्वियसली बात है 36 ही होगा, तो बनाओ मत एंगल, 36 हो गया। अब 36 पे कौन था हमारा, 36 पे रेंट था, रेंट बोलो, या एजुकेशन में भी 36 था तो रेंट बोल देता हूं मैं इसको, ये रेंट हो गया 36, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद में क्लोथिंग बना लेते 72 डिग्री का, ठीक है। तो क्लोथिंग के लिए अपन यहाँ पे रखेंगे इसको। अब देखो यार अपने को इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा उल्टा, यू करना पड़ेगा और इसको रखना पड़ेगा यहाँ, यहाँ रख लेते, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। चलो अब देखो यहाँ पर हम बना ले हैं, हम क्या बना लेते हैं 72 डिग्री बना लेते हैं। तो क्लोथिंग का बना लेते हैं 72 डिग्री। तो 72 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से देखते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70, ये आ रहा है 72, ये आ रहा है 72, बन गया 72। चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये लो जी, कर लिया ज्वाइन। इसके बाद में ये हो गया अपना 72 डिग्री। समझ में आ गई बात, कितना आसान है, ठीक है। 72 क्या था हमारा, क्लोथिंग था, तो यहां लिख लो क्लोथिंग, ये लो यहां लिख लिया हमने क्लोथिंग। क्लोथिंग के बाद में चलो ये हो गया, ये हो गया 36 रेंट कर दिया, एजुकेशन इवेंट्स और मेडिसिन 18 डिग्री। अब देखो दिमाग लगाओ, एक 18 डिग्री भी यहां पर अपने को डेटा दिख रहा है, अगर मैं 72 में 18 ऐड करता हूं तो 90 बनता है, बनता है। तो एक काम कर सकते हैं हम क्या, कि यहां पर बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर लाइन बना लेता हूं। जब आप सीधी परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे यहां पर, ठीक है, या आप देख भी सकते हो अपना डी भी रख सकते हो और 18 डिग्री बना भी सकते हो, जैसे भी आप चाहो, लेकिन मैंने सीधा यहाँ पर बना दिया तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, इधर वाला 90 हो गया। तो ये ऑब्वियसली बात है हमारा कितना डिग्री बनेगा, 18 डिग्री बनेगा। तो ये 18 डिग्री बन चुका है। 18 पे क्या था हमारा, मेडिसिन, यहाँ लिख लो मेडिसिन, ठीक है। चलो अब हमारा क्या बचा, एक तो बचा 36 और एक बचा 54, 54 अनफोर्सिन इवेंट और 36। चलो इसको रखते हैं यहाँ पे, यहाँ रख लेते हैं इसको, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बना, मैंने सीधी सीधी लाइन बना दी थी, है ना। अब 36 और 54, तो अब यहां से देख लो 54 पहले देख लो, 36 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो 54 कहां पर आ रहा है, 10 20 30 40 50, 50 के बाद में यहां आ रहा है 54, ये लो इसको हटाओ, हटाओ जी, हटाओ 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 हटाओ, और इसको ज्वाइन करो,
ठीक है, ये बन गया अपना 54 और ये 54 बन गया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कितना दिख जाएगा, रिमेनिंग कौन सा था 36 डिग्री, तो ये रिमेनिंग हमारा 36। ये 54 जो था वो इवेंट्स का था, यहाँ लिख लेता अनफोर्सीन इवेंट्स, और ये जो था ये था हमारा एजुकेशन, यस एजुकेशन, ये लीजिए बन चुका। जो अपना एक्स्ट्रा पार्ट निकल रखा है इसको आप रब कर देना, ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे, फॉलोइंग डेटा गिव्स द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बुक। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, पाई डायग्राम बनाना है। ये आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज वाला मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका होमवर्क करने के बाद में कमेंट में डन जरूर कर देना कि हाँ सर ये होमवर्क हमने कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द पाई चार्ट गिव इन फिगर 25.17, ये आपको फिगर दिख रहा है, represents the expenditure on different items in constructing a flat in a Delhi. If the expenditure incurred on cement is rupees 11,000 1,12,500, find the following। यहां पर हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट दिखानी एक तो, और एक एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ लेबर, आपको बताइए लेबर पे कितना एक्सपेंसेस गया, ठीक है। तो इसने कहा है देखो यहां पर बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा डेटा। अभी जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर पाई चार्ट आपको गिवन है, अब इसको जो पाई चार्ट है इसको एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, राइट। अब समझना मेरी बात, इसने कहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट आइटम इन कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लैट इन दिल्ली, ठीक है। ये जो एक्सपेंसेस है, लेबर पे इतना खर्च हुआ है, स्टील पे इतना, ब्रिक्स पे इतना खर्च हुआ है, सीमेंट पे इतना हो रहा है, टिम्बर पे इतना हो रहा है, उसका आपको एक पाई डायग्राम दे। इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीमेंट इज, जो सीमेंट पे खर्च हुआ है वो इतना हुआ है 1,12,500, जो ये सीमेंट है ना, ये सीमेंट, इस पे खर्चा दिया हुआ है कि इस पे जो एक्सपेंसेस लगी है वो इतनी लगी है। तो आपको बताना है भैया टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट कितनी आएगी, ये टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, मतलब इसका भी एक्सपेंसेस इसका भी सबका ऐड अगर मैं कर दूं तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। टोटल कॉस्ट जो बनेगी फ्लैट की वो कैसे बनेगी, सारे एक्सपेंसेस को मैं ऐड कर दूंगा, हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, राइट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लेबर, लेबर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो आपको बतानी कि लेबर के ऊपर एक्सपेंडिचर कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। अब देखो आ जाओ, मुझे एक बात बताओ, जो डेटा गिवन है वो किसका गिवन है, वो गिवन है हमारे को सीमेंट का। सीमेंट में जो है खर्चा वो 1,12,500 सीमेंट पे खर्चा हुआ है, राइट। अब जब भी अगर आपको ऐसा डेटा गिवन हो, बहुत सिंपल सा अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं कि सीमेंट पे, बहुत ध्यान से समझना, जो सीमेंट पे आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑन सीमेंट, वो कितना है हमारा 1,12,500, राइट, यही है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये एक्सपेंसेस अगर सीमेंट पे है और उसका सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल ये देखो पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई डायग्राम में 75 डिग्री सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, राइट, सेंट्रल एंगल 75। अब मैंने जब सेंट्रल एंगल निकालना आपको बताया था तो आपने क्या करा था, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, सेंट्रल एंगल जब हमने फाइंड किया था तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कैटेगरी वैल्यू, जो हमारी कैटेगरी होती है जिसकी भी आप, जैसे यहाँ पर सीमेंट की है तो कैटेगरी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360, ऐसे करते थे, इससे ही हमारा निकलता है। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पर सीमेंट के केस में सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। अभी शॉर्टकट बताऊंगा, अभी तो ये बता रहा हूँ फॉर्मेशन के, 75 डिग्री इज इक्वल टू कैटेगरी वैल्यू। कैटेगरी वैल्यू कितनी है, क्या मेरे को इसकी सीमेंट की कैटेगरी वैल्यू पता है, यस पता है, 1,12,500 पता है सर, डिवाइडेड बाय, क्या मुझे ये पूरा टोटल पता है इनका, नहीं पता है सर, सर नहीं पता, टोटल टोटल ही रहेगा और मल्टीप्लाइड बाय 360। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो टोटल तो हमें निकालना है, तो टोटल को मैं उधर भेज देता हूँ, इस टोटल को मैं उधर भेज सकता हूँ, तो ये टोटल मल्टीप्लाइड बाय 75 हो जाएगा और ये 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाय 360, और जब मैं 75 को इधर भेजूंगा तो टोटल निकल के आ जाएगा, कुल मिला के 75 डिवाइड में चल जाएगा, तो ये ऐसी हो जाएगी वैल्यू 360 डिवाइड बाय 75। क्या मेरी बात समझ में आई। अब इसको आप रिड्यूस करके चीजें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी। अब बहुत ध्यान से समझना,
कभी भी अगर ऐसी चीजें दी हुई हो तो देखो, अगर इस फॉर्मेशन को आप देखो तो यहां पर मैं आपको एक यूनिटरी मेथड बताता हूं कि इतना सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको दे रखा है सीमेंट का 1,12,500 एक्सपेंसेस है, और हमारे को सेंट्रल एंगल दिया हुआ है यहाँ पर सीमेंट पे 75 डिग्री का सेंट्रल एंगल। तो आप एक यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हो। कैसे? 75 डिग्री की वैल्यू ऊपर लिखोगे आप, 75 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1,12,500, जिसकी वैल्यू हो वो लिख दो। 75 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो आपको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में निकालना है आपको टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट। टोटल कॉस्ट जो बनेगी उनको सबको मिला के बनेगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? अगर एंगल के फॉर्म में देखें तो एंगल के फॉर्म में टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 360 डिग्री बनेगी, टोटल कंप्लीट बनेगा तो 360। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, यहां अगर डिग्री है तो यहां पे भी डिग्री होगी, इसलिए मैंने टोटल जो निकाली है वो एंगल के फॉर्म में यहां पर लिखी है 360 डिग्री। सिंपल, बहुत इजी है। अब देखो ये और ये देखोगे तो एक ही दिख रही है आपको, तो आप बिना फॉर्मूले के, यहाँ पे फॉर्मूला यूज ना करा मैंने, ये सारी चीजें पुट नहीं करी, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया। और वैसे भी मैंने आपको सिखा दिया, अगर आप भूल जाओ तो ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। अब आप इसको रिड्यूस कर लो तो हमारा निकल जाएगा 5 से काट देते हैं, 5 या 25 से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 15 से काट देते हैं, 15 5 75, और 15 दूना 30, 15 चौक 60, ठीक है। और 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 5 25, 22,500, ठीक है। तो 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 24, देख लेते कितना आ रहा है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ, 225 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 से, 24 पंजे 110, 24 दूना 48, 48 और 58 59, 24 दूना 48, 48 और 5 53, 5390, और 00 और लग जाएगा। ये लो 5 लाख, यहाँ पर जो फर्स्ट का आंसर होगा वो कितना होगा? 5,39,000। हाँ, 5,39,000 ये हमारी क्या आएगी यहाँ पर? टोटल कॉस्ट ड्रेनिंग वाली। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, 5,39,000, ठीक, ठीक है। चलो बड़े आगे, नेक्स्ट अपने पास में है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लेबर। लेबर पे कितना एक्सपेंडिचर होगा? तो लेबर देखो यहाँ पर कितना डिग्री है? 100 डिग्री। अब देखो इसकी भी निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया ना, आपको किसका पता है? आपको पता है सीमेंट का। तो सीमेंट लिखो, 75 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1,12,500 है। तो आपको किसकी निकालनी है यहाँ पर? लेबर की। तो लेबर कितना है? 100 डिग्री, तो यहाँ लिखो 100 डिग्री। सिंपल, इसकी वैल्यू इतनी है तो मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिंपल, क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 बार, 3 से कटेगा 3 तिया 9, और 3 चौक 3 सत्ते 21, 3 5 15, 375, ये आ गया अपना 37,500 को मल्टीप्लाई कर लो भैया 4 से, देख लेते कितना आता है। 375 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 29 30, 4 तिया 12, 13 14 15, 1500, और ये 2, 1,50,000, ठीक है। तो यहां पर अपना सेकंड वाला जो लेबर है, लेबर पे कितना खर्च होगा? 1,50,000। ये लो, क्लियर है बात? यस और नो? जल्दी से आगे बढ़े। चलो, बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट, the pie chart shows the marks obtained by student examination if the student secures 440 marks in all, calculate the marks in each of the given subject। सिंपल, क्या करना है? सबसे पहले अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या चीज है। इसने कहा है स्टूडेंट ने सिक्योर करे 440 मार्क्स इन ऑल। इन ऑल मतलब सारों को मिला के टोटल 440 मार्क्स इसने अचीव किए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में देखो 108 डिग्री का एंगल है, 81 डिग्री का, 72, 54, 45 डिग्री का एंगल, मतलब सारे के मिला के हमारे को मार्क्स दिए हुए हैं इसके 440 मार्क्स। कैलकुलेट हिज मार्क्स इन ईच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, हर में निकालना है आपने। अब देखो समझना मेरी बात,
ये जो 440 मार्क्स है, बस इसको पहचानना है कि यार ये 440 क्या दिया हुआ है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा बताओ। तो 440 इक्वल होगा, मुझे एक बार बताओ, ये टोटल जो है इसके इक्विवेलेंट तो होगा 440। तो सिंपल सी बात है, 360 डिग्री ये तो होगा पूरा टोटल, और इस 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है, इस 360 डिग्री की वैल्यू दी हुई है 440। क्या मेरी बात समझ में आई? 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है 440। तो मुझे किसकी निकालनी है, मुझे निकालनी है, मान के चलो सबकी निकालनी है, मेरे को मैथमेटिक्स की भी निकालनी है, साइंस की भी निकालनी है, तो सबकी निकाल लेते हैं। तो 360 डिग्री की वैल्यू अगर 440 है तो भैया बताओ मैथमेटिक्स कितनी होगी। तो मैथमेटिक्स के लिए लिख लूंगा मैं 108। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर 0 से 0 हमारा कटे, और 4 से 4 नाम 36, 4 11 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 इंटू 11 करेंगे तो 132। तो यहां पर जो मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स है उसका कितना आएगा, हमारा कितना आएगा 132। 132 मार्क्स हमारे कितने आएंगे मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद में साइंस है, साइंस, साइंस को भी ले लेते हैं। साइंस के लिए वही लिखूंगा मैं, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है 440 अगर है, 360 डिग्री की वैल्यू 440 है, तो साइंस में मेरे 81 डिग्री है एंगल, तो 81 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 कटेगा, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 11/9, 9 से ये 9 9 जा 81, 99। अब देखो ध्यान रखो, बार बार 440 अपॉन 360 मत लिखो, क्योंकि ये रिड्यूस होके 11/9 में जा रहा है। तो अब डायरेक्ट हम 11/9 ही लिख देंगे, तो ये 99 आ रहा है, तो यहाँ पर 99 मार्क्स। इंग्लिश के देख लेते हैं, इंग्लिश के देख लेते हैं, इंग्लिश में 72 डिग्री, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर 11/9 और 72, 9 अट्ठे 72 होता है, 11 इंटू 8 88 होता है, तो डायरेक्ट 88 ये लो। और हिंदी के भी देख लेते हैं भैया, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है देखो, हिंदी का है 54 डिग्री, तो 11/9 इंटू 54, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, ये 66, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66 मार्क्स। और हिंदी के बाद में सोशल साइंस, एसएसटी, एसएसटी में है 45 डिग्री, तो 11/9 इंटू 45, 9 पंजे 45, तो ये हो गया 55, ये हो गया 55। जब इन सबका टोटल अगर आप करोगे तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, जल्दी से बता दो, वो आएगा 440 के। आप ट्राई कर लेना टोटल करने में। क्लियर है? सबके हमने क्या निकाल लिया, 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट थे, सबके हमने यहाँ पर मार्क्स निकाले। इस तरीके से हमारे को मार्क्स निकालने होते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर बोला इफ द स्टूडेंट स्कोर 135 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब यहां पर टोटल नहीं बोला है, इसने बोला 135 मार्क्स जो मिले हैं ना वो मैथमेटिक्स के अंदर मिले। तो बस आप ये देखो यार, 135 मार्क्स दिया हुआ है, मैथमेटिक्स के दिए हुए हैं, मैथमेटिक्स का एंगल देखो 90 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे यार 90 डिग्री की वैल्यू ऊपर लिखोगे कितनी 135 है, तो हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो यहां लिख देंगे, एंगल लिख लेंगे। तो इसने बोला है आल्सो फाइंड हिज स्कोर इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और फाइंड द टोटल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। टोटल मार्क्स जो आए हैं वो कितने आए हैं, तो टोटल मार्क्स मेरा सारों को मिला के आएगा, तो टोटल मार्क्स कितनी डिग्री का बनेगा, टोटल कंप्लीट 360। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 360 कर लेता हूँ टोटल निकालने के लिए। तो ये देखो 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 135 इंटू 4 करना पड़ेगा बेटा, कितना आएगा 3500, 400 तो ये हो गया, 35 दूना 70, 140 ये हो गया 540, ये लो भैया। तो फाइंड द टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने आएंगे, टोटल मार्क्स जो आएंगे वो कितने आ रहे हैं 540। ठीक है, फिर से बोला इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स बताओ। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कैसे मार्क्स बताएंगे हम, हमारे को पता है 135 जो है कितने डिग्री की वैल्यू थी 90 डिग्री की वैल्यू। अब इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, तो एक काम करते हैं पहले इसका फ्रैक्शन पार्ट निकाल लेते और उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आएगी अलग अलग। तो एक काम करते हैं इनका फ्रैक्शन पार्ट निकाल लेते हैं। तो 5 दिया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 3/2 आ रहा है इनका फ्रैक्शन। चलो अब निकालने के लिए अपन 3/2 मैथमेटिक्स के अगर हम निकालेंगे मार्क्स, तो हम क्या करेंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ 90 कर देंगे।
तो ये कितना आ रहा है 45 135। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। देखो मैथ्स के तो वैसे भी दिए हुए थे ना, अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी निकाल दिया हमने। मैथमेटिक्स के 135। मैथमेटिक्स के बाद में साइंस। साइंस का कितना है 76। ये फ्रैक्शन पार्ट लिखो 3/2 और 76 लिखो। कितना इजी कर दिया बताओ मैंने तुम्हारे। 2 से इसको रिड्यूस करेंगे 38 बार जा रहा है, 38 दूना 76, 38 इंटू 3 करेंगे तो 8 या 24 और 3 या 9 10 11 114, 114 साइंस में। सोशल साइंस एसएसटी, एसएसटी के कितने हैं, एसएसटी के 72 है, तो 3/2 इंटू 72, 2 से इसको 36 बार, 36 दूना 72, 36 या 108, सॉरी 108 मार्क्स, 108 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश में 62, इसको हटाते हैं। फ्रैक्शन 3/2 है, याद रखना। इंग्लिश के निकाल रहे हैं 3/2 और इंग्लिश में 62, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 9, 93 मार्क्स इंग्लिश में आए हैं भैया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 93 मार्क्स इंग्लिश में। और हिंदी के भी नहीं निकाले ना अपन ने बेटा, हिंदी के भी निकाल लेते। हिंदी में कितने हैं भैया, 60 डिग्री का एंगल है, 60 है ना, हाँ 60 डिग्री का एंगल है, तो 3/2 इंटू 60, 90। हिंदी में कितने मार्क्स आए, 90 मार्क्स। क्लियर। और इन सारे मार्क्स का टोटल करोगे तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, जो हमारा शुरू में आंसर आया था कितना, टोटल मार्क्स 540। तो इन सारे मार्क्स का अगर टोटल करोगे इन सबको, तो वो किसके इक्वल आएगा, 540। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये मैं दे देता हूँ होमवर्क, तुम्हारे लिए होमवर्क भी तो देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क में डन कर देना, कमेंट में डन कर देना भैया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, प्रोबेबिलिटी। अब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी को बहुत एडवांस लेवल पे चीजें डिस्कस करेंगे, कॉइन्स के ऊपर, डाइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अपन यहाँ पर लेके आएंगे। 3 कॉइन्स तक अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 3 कॉइन्स तक, भले तुम्हारे सिलेबस में नहीं हो लेकिन हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, चलो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी सिंपल सी बात है, चांसेस। राइट, इवेंट होने के कितने चांसेस है, आज यार बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, यार मैं टॉस करता हूं तो टॉस में हेड आ सकता है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। राइट, तो ये चांसेस होते हैं। तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तरह से चांसेस है और कुछ नहीं। राइट, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालोगे तो वहां पर कुछ की टर्म्स होती है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे ट्रायल्स क्या होते हैं, ट्रायल्स, इवेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या होते हैं ट्रायल, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं। जैसे टॉसिंग अ कॉइन वंस, एक बार हमने टॉस को कॉइन किया तो हमने एक ट्रायल मारा, राइट, उसको हम बोलते हैं ट्रायल, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सिंपल। ठीक है, कॉइन को टॉस करना एक बार, तो वो एक तरह से क्या है, आपका ट्रायल है। इवेंट क्या होगा, एन आउटकम्स और सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम अ ट्रायल। जैसे हेड आने की प्रॉब्लम, हेड आया तो वो इवेंट है, टेल आया, टेल इवेंट है, हेड आया, हेड इवेंट है। डाइस को जब थ्रो करते हो, 1 इवेंट है, 2 इवेंट है, 3 इवेंट है, 4 इवेंट है, 5 इवेंट है, 6 इवेंट है, तो ये इवेंट्स होते हैं। राइट, तो एन आउटकम या सेट ऑफ आउटकम्स, उसको बोलते हैं इवेंट्स। आउटकम, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, है ना, क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, ये उनको हम बोलते हैं आउटकम्स। क्या आउटकम्स आया है, सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे किसी कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो सैंपल स्पेस क्या है, हेड टेल। राइट, ऐसे 2 कॉइन्स को अगर मैं टॉस करूंगा तो 2 कॉइन्स की भी सैंपल स्पेस हम बनाएंगे। कौन कौन से होते हैं, कि एक में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, इस वाले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, दोनों में हेड आ सकते हैं, दोनों में टेल आ सकते हैं, ये सैंपल स्पेस होते हैं। राइट, तो वो हम पॉसिबिलिटीज बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाएंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, जो आप चाहते हो, डिजायर्ड जो है, आउटकम्स विच आर डिजायर्ड और रिक्वायर्ड इन सिचुएशंस, राइट, उनको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, जो भी आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल डाइस को आपने थ्रो किया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डिजायर्ड आउटकम से आपका 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6, तो वो फेवरेबल आउटकम से कि आपके फेवर में क्या आया है। राइट, अच्छा नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है,
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इससे निकलती है हमें किसी की भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी प्रोबेबिलिटी की, कोई भी इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो कैसे निकलता है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इससे निकल जाती है हमारी। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में निकलेगी। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू लिख दो और कह दो ये प्रोबेबिलिटी है क्या, नहीं भैया नहीं है, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में। क्या कोई मैं ऐसे लिख दो अगर 2 क्या प्रोबेबिलिटी है किसी की, नहीं 2 भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में निकलेगी। राइट, क्लियर है बात। अगर कोई चेक कर ले तुम्हारे को 1.6 1.23, ये बताओ ये प्रोबेबिलिटी है क्या, नहीं भैया ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में निकलती है। राइट, क्या 0.13 ये प्रोबेबिलिटी है, हाँ ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी, ये 0 और 1 के बीच में लाया कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेसर होगी, है ना, 1 से हमारी लेसर या 1 से इक्वल। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हमेशा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल भी हो सकती है 0, राइट, इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है वो 0 होता है, तो 0 की इक्वल भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू होगी 1 के, 1 के इक्वल भी हो सकती है, श्योर इवेंट जो होता है ना, तो 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से हमारी क्या होगी, लेस देन। ठीक है, 0 मींस द इवेंट इज इम्पॉसिबल, अगर 0 किसी की प्रोबेबिलिटी आ रही है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और 1 आ रहा है तो मतलब वो एक सर्टेन, एक श्योर इवेंट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो इम्पॉसिबल इवेंट दिख रहा है आपको, अनलाइकली, इक्वली लाइकली, लाइकली और एक सर्टेन। सर्टेन इवेंट जो होता है बिल्कुल यार ये तो आएगा ही, 100% है, उसको बोलते हैं सर्टेन, 100%। सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, राइट। लाइकली, लाइकली मतलब चांसेस जिसके ज्यादा हो, मोर देन 50% चांसेस, उसको बोलते हैं हम लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली होती है। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो जितना प्रोबेबिलिटी, मतलब जितनी चांसेस हेड की है उतने चांसेस टेल की होते हैं, दोनों की इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल इक्वल चांसेस होते हैं। इसलिए टॉस करने के लिए, राइट, कॉइन का यूज किया जाता है, क्योंकि वो इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, राइट, वहां पे पार्शियलिटी नहीं होती, राइट। जितने चांसेस एक टीम के हैं उतने ही चांसेस दूसरी टीम के भी है टॉस जीतने के, राइट। तो इसलिए टॉस में कॉइन का यूज किया जाता है, कॉइन्स के अंदर इक्वली लाइकली होती है प्रोबेबिलिटी। लाइकली मींस जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, तो वो लाइकली में आए। अनलाइकली मतलब पॉसिबिलिटीज है ही नहीं यार, है ना, बहुत कम है, राइट, 50% से कम है, उसको हम बोलते हैं अनलाइकली। और इम्पॉसिबल इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइस को थ्रो करूं और मैं बोलूं भैया 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 7 इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्योंकि डाइस के अंदर टोटल 6 तक ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इवेंट ही होते हैं, तो वहां पर 7 आ ही नहीं सकता है, फेवरेबल आउटकम्स हो ही नहीं, राइट। तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट है वहां पर उस केस के अंदर। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, टॉस करते हैं कॉइन को और देखते हैं। ये आपको दिख रहा है टॉस, ये कॉइन दिख रहा है, जब भी अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी बनेगी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल होती है, और कितनी होती है, 1/2 और 1/2, 50% ही इसकी होती है और 50% ही इसकी होती है, हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल, तो ये इक्वली लाइकली होता है। यहाँ पर अगर हम सैंपल स्पेस देखें इसके, राइट, किसी भी प्रोबेबिलिटी को, किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनानी तो हमारे को सैंपल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आप जब कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पर 2 फेसेस आपको देखने को मिलते हैं। 2 फेसेस कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होंगे वो क्या होंगे, हेड और टेल। सिंपल सी बात है, यही आ सकता है यहाँ पर, जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो उसके अंदर सैंपल स्पेस यही होंगे, हेड और टेल, राइट। टोटल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पर, टोटल आउटकम्स एक तो हेड और एक टेल, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। सैंपल स्पेस 2 है यहाँ पर, तो टोटल आउटकम्स 2 हो गए, राइट। अब प्रोबेबिलिटी जब अपन निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालू गेटिंग हेड, ये कह रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें देखो सैंपल स्पेस के अंदर हेड कितनी बार है, 1 टाइम्स है, तो आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल आउटकम्स 2 है, तो 1/2। ऐसे यहाँ पर हेड नहीं होता है, मान के चलो हेड की जगह यहाँ होता है टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती वही, टेल कितनी बार है, 1 बार, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 2, 1 बार। इसलिए हम यहाँ पर टॉस जब कॉइन करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पर इक्वली लाइकली, जो प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है इक्वली लाइकली है,
जितनी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 1/2 सेम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इक्वली लाइकली, राइट। जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है, जब इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं टू कॉइन्स की, ये इंपॉर्टेंट है। टू कॉइन्स के आपको सैंपल स्पेस बनाना भी आना चाहिए, किस तरीके से सैंपल स्पेस बनाया जाता है, बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले बात करते हैं टू कॉइन्स की। टू कॉइन्स के अंदर कैसे सैंपल स्पेस बनाएंगे। ये जो फेस आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा फेस नजर आ रहा है, टेल, और ये वाला फेस कौन सा नजर आ रहा है, हेड। आगे बात समझ। जब इन दोनों कॉइन्स को मैंने टॉस किया पहली बार, तो इस कॉइन के अंदर को मेरे को देखने को मिला टेल आया, और इस कॉइन के अंदर देखने को मिला हेड आया। क्लियर। फिर वापस मैंने, हो सकता है ऐसा हो, राइट, जब मैं तो किसी दो कॉइन्स को टॉस करता हूं साइमल्टेनियसली, मैंने दो कॉइन्स लिए, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, और साइमल्टेनियसली मैंने टॉस किया, टू कॉइन्स को मैंने टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो एक में पॉसिबिलिटीज है टेल आ जाए और एक में पॉसिबिलिटीज है हेड आ जाए। हो सकता है ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं कि यही आए, हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें हेड आ जाए और इसमें टेल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। फिर आप कहोगे नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही। फिर एक बच्चा कहेगा नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। मैंने कहा हाँ ये बात सही। अब बताओ और कोई पॉसिबिलिटीज हो तो? अब नहीं है सर, सारी पॉसिबिलिटीज खत्म। तो ये होते हैं हमारे सैंपल स्पेस। यहां पर जो सैंपल स्पेस बनेंगे दो पॉइंट्स में, वो बनेंगे एच टी, टी एच, एच एच, टी टी, राइट। अभी मैं बनाना भी सिखाऊंगा किस तरीके से बनाया जाता है, ये मैंने आपको सिखा दिया, राइट, क्लियर। अब बनाना कैसे होता है सैंपल स्पेस कॉइन्स के केस में, वो मैं आपको बता दूं। देखो आप क्या करो, यहां पर ऐसे करो, यहां लिखो एच और फिर टी, फिर एच और टी, लिख दिया, एच टी, और फिर दो दो बार, दो दो के गेयर, एच एच टी टी। ये लो जी बन गए आपके सैंपल। पहले सिंगल सिंगल में एच टी और फिर दो दो के गेयर में एच एच टी, बस चार बार। अभी चार बार तक ही क्यों चले, इसका भी मैं बता देता हूं। देखो जब भी टू कॉइन्स को आप क्या करोगे, टॉस करोगे, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो चार होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो जितने भी फेसेस होते हैं, ठीक है, उसका आप क्या कर दो, जैसे कि यहां पर कॉइन्स है, टू कॉइन्स है, राइट, कितने कॉइन्स है यहां पर, टू कॉइन्स है, ठीक है। तो जो फेसेस होते हैं हमारे पास में, जो आपके पास में फेसेस है, उसका आप क्या कर दो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉइन्स, पावर लगा दो, उससे आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकल जाएंगे। देखो जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो कॉइन के फेसेस कितने होते हैं, टू होते हैं, तो फेसेस में अपना कितना आएगा, टू आएगा, और नंबर ऑफ कॉइन्स मान के चलो कि टू है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स की टू है तो टू पावर लग जाएगी, तो टू की पावर टू, फोर। हो सकता है फेसेस तो टू ही होंगे, और थ्री कॉइन्स हो अगर, तो नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर थ्री रखूंगा, तो टू की पावर थ्री कितना होगा, एट। अभी थ्री कॉइन्स वाले भी अपन कोशिश करेंगे। हो सकता है चार हो, तो टू की पावर चार। हो सकता है पांच कॉइन हो, पांच। हो सकता है एक कॉइन हो, तो एक कॉइन के लिए फेसेस तो टू ही रहेंगे, हेड और टेल, और एक कॉइन के लिए एक पावर टू। आपने देखा होगा हेड और टेल हमारी पॉसिबिलिटीज निकलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बहुत अच्छे से। चलो तो ये सारी चीजें होती है। तो जब भी टू कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो हमारी जो फेवरेट, जो हमारे सैंपल स्पेस निकलते हैं, वो कौन से निकलते हैं हमने बता दी है आपको। सैंपल स्पेस जो निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे हमारे, एच एच, ठीक है, एच टी, टी एच और टी टी, ये सैंपल स्पेस निकलेंगे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करूं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर हम यहां पर बात करें, कितने आ रहे हैं, यहां पर चार आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर बेस कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, एटलीस्ट वन हेड। अब देखो ये एटलीस्ट एटमोस्ट में बहुत फंसाता है, इस चीज को समझना। एटलीस्ट और एटमोस्ट क्या होता है, एटलीस्ट, मींस होता है, यहां पर कीवर्ड को समझना, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, यहां समझना, एटलीस्ट
एटलीस्ट मीन्स होता है मिनिमम, कम से कम यार इतना तो होना ही चाहिए, और एटमोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। एटलीस्ट आ जाए तो मिनिमम और एटमोस्ट आ जाए तो मैक्सिमम, राइट। इसने बोला है एटलीस्ट, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड। अगर एक हेड से ज्यादा होगा तो चलेगा, यस चलेगा, लेकिन कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए यार, है ना। एक हेड से कम चलेगा, नहीं चलेगा। एक हेड चलेगा, यस चलेगा। एक हेड से ज्यादा चलेगा, यस चलेगा। अब आपको क्या करना है, जब भी प्रोबेबिलिटी आप बनाओगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब आप बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर बहुत देखो, इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे बनाओगे। यहाँ पर आप देखोगे क्या टू हेड चलेंगे, यस चलेंगे। क्या वन हेड चलेगा, यस चलेगा। वन हेड चलेगा, यस चलेगा। टू टेल चलेंगे, नहीं हेड नहीं दिख रहा है, ये नहीं चलेगा। कितनी बन गए टोटल? तीन। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? चार। तो आपके पास में सैंपल स्पेस होना बहुत जरूरी है, सैंपल स्पेस होंगे तभी आप प्रोबेबिलिटी बना सकते हो एटलीस्ट वन हेड आ गया। मान के चलो यहाँ पर एटमोस्ट वन हेड आ जाता। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट, थ्री कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, तीन कॉइन्स को अगर हम टॉस करें साइमल्टेनियसली, उस केस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, समझना। देखो, अब ऐसा हो सकता है कि इस जब तीन कॉइन्स में लेता हूं साथ में और तीनों कॉइन्स को मैं साइमल्टेनियसली टॉस करता हूं, तो हो सकता है इस वाले कॉइन्स में टेल आ जाए, इस वाले कॉइन्स में हेड आ जाए, हो सकता है इस वाले कॉइन में टेल आ जाए। तो ऐसे बना बना के मेरे को देखनी पड़ेगी, और बहुत सारी बनेगी, 8 बनेगी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब ऐसे नहीं बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी तरीका, एच टी एच टी एच टी एच, ठीक है, 8 बार लिख देना है। फिर उसके बाद में एच एच, दो दो के गेम में, टी टी एच एच टी टी। अब चार चार के गेम में एच 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 टी 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 टी। ये लो जी बन गई हमारी फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। ये बनेंगे हमारे सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस हमने बना लिए। अब देखो, ये सैंपल स्पेस बनाने के बाद में क्वेश्चन कह रहा है थ्री कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड चाहिए, तो यहां लिख लेता हूं मैं फर्स्ट वाला पार्ट, एग्जैक्टली टू हेड। तो यहां पर देखो टू हेड कहां पर नजर आ रहा है, तो टू हेड मुझे दिख रहा है यहां पर, कहां पर, एग्जैक्टली टू हेड तो यहां दिख रहा है, और यहां दिख रहा है, और यहां दिख रहा है, तीन। और कहीं दिख रहा है? नहीं। तो फर्स्ट का क्या होगा, 3/, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8, तो 3/8। ये लॉजिक हो गया। सेकंड, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड मतलब कम से कम टू हेड। तो क्या वन हेड चलेगा, नहीं। क्या टू हेड चलेगा, यस सर। क्या थ्री हेड चलेगा, हाँ सर। एटलीस्ट मतलब कम से कम टू हेड तो चाहिए, तो ये चलेगा, यस। ये चलेगा, दो, तीन। ये चलेगा, नहीं। एटलीस्ट टू हेड चाहिए, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। 4/, कितनी निकलेगी यहाँ पर, 8 निकलेगी। थर्ड है एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल। एटलीस्ट क्या आना चाहिए, वन हेड एंड वन टेल, कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए। कम से कम एक हेड और एंड एक टेल होना चाहिए। तो एक हेड, कम से कम एक हेड, तो एक से ज्यादा हेड होंगे तो चलेगा, एक से ज्यादा हेड होंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। तो देखो ये चलेगा, लेकिन एक टेल भी होना चाहिए, इसने बोला है एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं चलेगा, तीन टेल आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। एटलीस्ट वन हेड, दो हेड आ रहे हैं और एक टेल भी आ रहा है, चलेगा। ये नहीं चलेगा, एटलीस्ट वन हेड, ये चलेगा, एक टेल आ रहा है, एक टेल आ रहा है, ये नहीं चलेगा। एक, दो, तीन, 3/, यहाँ पर 8, क्योंकि एक टेल होना भी जरूरी है। एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, इसने बोला वन टेल तो होना ही चाहिए। नो टेल्स, कोई टेल नहीं लिया, कोई टेल नहीं मतलब, नो टेल मतलब टेल नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे हेड होने चाहिए। ये चलेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं 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 नहीं,
सारे के सारे हेड, मतलब 1/, नो टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, टेल नहीं होना चाहिए, 1/, ठीक है। चलो रोलिंग अ डाइस, अब डाइस के ऊपर चलते हैं। मैंने कॉइन्स का समझा दिया आपको, कॉइन्स के ऊपर 3 कॉइन्स तक हमने ले लिए हैं क्वेश्चंस, 3 कॉइन्स तक अगर बनते हैं तो सैंपल स्पेस मैंने लिखवा दिए किस तरीके से। चलो डाइस को अगर जब अपन रोल करते हैं, डाइस जब फेंकते हैं तो वहां पर कौन कौन से सैंपल स्पेस देखने को मिलते हैं? हो सकता है वहां 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, 6, 7 आता है? नहीं आता है, 6 तक ही होता है। तो 1 to 6 तक सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इवन नंबर यहाँ पर देखो कौन कौन से है, 2, 4 और 6, 3 नंबर है, तो 3 आने, 3 प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ पर 3 बाय टोटल कितने? 6। तो यहाँ पर 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, सॉल्व कर लोगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनेगी इवन नंबर आने की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। अ डाइस थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। जब डाइस को थ्रो किया जाता है तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो मुझे एक बात बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर अगर हम देखें तो प्राइम नंबर कौन, प्राइम नंबर की अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तो प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर कौन कौन से? 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, 1 को भी प्राइम मान लेते हैं, नहीं 1 प्राइम नहीं होता है। 2 प्राइम होता है, यस 2 प्राइम होता है। 3 यस, 4 नहीं, 5 यस। तो 2, 3, 5 ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। टोटल प्राइम नंबर कितने निकले? 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1/2। नेक्स्ट है 2 और 4, ठीक है। जब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4, 2 और 4 की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखो 2 कितने टाइम से? 1 टाइम से। 4 कितने टाइम से? 1 टाइम से। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्योंकि 2 भी 1 टाइम से है, 4 भी 1 टाइम से, 1/6। अब मल्टीपल ऑफ 2 या 3, मल्टीपल ऑफ 2 या 3, तो मल्टीपल ऑफ 2 देखो यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 2 अगर हम देखें तो मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? यहाँ पर 2 के मल्टीपल देखेंगे, यहाँ लिख लेता हूं मैं, मल्टीपल ऑफ 2 अगर हम देखें, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 अगर हम देखें तो 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है इसके अंदर, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ 3 की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो 3 की प्रोबेबिलिटी 3 और 6, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है मल्टीपल ऑफ 2 और 3 के? तो अगर हम देखें तो 2, 4, 6, 3 और 6 तो आ रहा है, 6 तो इसमें भी आ गया, तो 1, 2, 3, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी 3 डिवाइड बाय 6, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, राइट। यहां पर देखो 2 और 4, देख प्रोबेबिलिटी बतानी थी आपको 2 और 4 की, तो 2 या 4 तो 1/6 ही बनेगी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समझना, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट P ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट, इसको रिप्रेजेंट करता हूं E के ऊपर बार, नॉट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इन दोनों का सम कितना होता है हमारा? 1 होता है, ध्यान रखना, क्लियर। अब इसने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85, प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.85, तो रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी रेन होने की कितनी है? 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो 0.85 है, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट मतलब रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो कभी भी अगर ऐसे निकालना हो तो आप सिंपल क्या कर दो, माइनस कर दो 1 में से, तो 1 माइनस ये इधर जाएगा तो 0.85 आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया करके, तो 1 में से माइनस कर दो 0.85 तो 0.15 आ जाएगा, तो 0.15 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनने वाली है किसकी? नॉट रेन टुमारो, क्लियर। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट कितना होता है हमारा? 1, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट, an urn contains 10 red and 8 white balls, one ball is drawn at randomly, find the probability that the ball drawn is white। बहुत ध्यान से समझना इसको भी,
देखो इसने बोला है हमें क्या कि एन अन कंटेन्स 10 रेड एंड 8 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो व्हाइट, देखो यहां पर हमारे पास में दो टाइप की बॉल है, एक है रेड और एक है व्हाइट, और तो नहीं है। हाँ, रेड जो बॉल है वो 10 है और व्हाइट जो बॉल है वो 8 है, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई यहां पर, अगर हम देखें तो टोटल हो गई 10 प्लस 8 विच इज 18। कितनी हो गई, 18। अब हम निकाल लेते हैं यहां पर, इसने बोला है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो व्हाइट बॉल कितनी है यहां पर, व्हाइट है 8, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 8 अपॉन टोटल, टोटल कितनी है 18, बस। तो कर लो इसको, 2 4 जा और 2 9 जा, 4/9 हमारी यहाँ पर क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी, सिंपल। चलो नेक्स्ट, a bag contains 3 red ball, 5 black ball and 4 white balls. A ball is drawn it randomly from the bag. What is the probability that the ball drawn is white? क्लियर। देखो एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, तो यहां लिख लेता हूं मैं रेड बॉल और ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास में 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है। A ball is drawn at randomly from the bag. What is the probability that the ball is drawn is white? White आने की probability बतानी है आपको, फर्स्ट वाला पार्ट है white ball आने की probability। white कितनी है यहाँ पर 4। पहली बात तो टोटल निकाल लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए होते हैं, तो टोटल निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस 5 प्लस 4, 5 4 9, 9 10 11 12, टोटल जो है वो 12 है। फर्स्ट निकाल रहा हूँ मैं व्हाइट के लिए, तो व्हाइट की कितनी है 4 है, 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी बनेगी। सेकंड इसने बोला है रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर 3 है, रेड मतलब 3 रेड बॉल है, 3 अपॉन टोटल कितनी है 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना 3 एकम 3 3 चौक 12, 1/4 आ जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पर ब्लैक, तो ब्लैक की कितनी है यहाँ पर, ब्लैक बॉल्स 5 है, तो 5/12, सॉल्व नहीं होगा तो 5/12 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है अपने पास में फोर्थ, फोर्थ है नॉट रेड, नॉट रेड मतलब रेड नहीं बॉल, रेड बॉल नहीं चाहिए अपने को, नॉट रेड, तो रेड बॉल नहीं चाहिए तो मतलब ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल, तो ब्लैक प्लस व्हाइट कितना हो गया 5 प्लस 4 9, तो नॉट रेड में हमारी क्या आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 12, 9/12 अगर हम करेंगे 3 3 जा 3/4। क्लियर है बात। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, what is the probability that a number selected from the number 1 2 3 to 15 is a multiple of 4? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3 इस तरीके से 15 तक है, मल्टीपल ऑफ 4, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर इस क्वेश्चन को पूरा कर लेता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मल्टीपल ऑफ 4 अगर अपन देखें तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, बस। तो मल्टीपल ऑफ 4 जो है 15 तक, वो कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 4 वो है 4 8 और 12। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 3 हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 से लेके 15 तक 50 नंबर्स हो गए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/5, 1/5 हमारी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर लिया, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, कुछ तो आप भी करोगे भाई, कुछ तो आपको भी करना है। If you put 21 consonant and 5 vowels in a bag, what would carry greater probability getting a consonant or a vowel? Find each probability. अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, अगर 21 कॉन्सोनेंट है आपके पास में एक बैग है जिसके अंदर 21 तो कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवल्स है, ठीक है। व्हाट वुड कैरी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है यार, कॉन्सोनेंट्स ज्यादा है
21 तो कॉन्सोनेंट है, 5 वोवल्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी कॉन्सोनेंट्स की ज्यादा होगी, वोवल्स की कम होगी। तो किसकी ज्यादा होगी हमारी, कॉन्सोनेंट्स। गेटिंग अ कॉन्सोनेंट और अ वोवल, फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी। चलो, तो कॉन्सोनेंट की ज्यादा होगी सबसे पहली, हायर प्रोबेबिलिटी, राइट। और फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी, तो कॉन्सोनेंट्स की निकाल लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, टोटल 21 है कॉन्सोनेंट्स है, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी होंगी, बैग के अंदर 21 कॉन्सोनेंट्स पड़े हैं और 5 वोवल्स पड़े हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 21 प्लस 5 26। तो 21/26 ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। ऐसे वोवल्स की अगर हमें निकालनी है तो वोवल्स के लिए हम क्या करेंगे, वोवल्स कितने हैं, 5 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5/26, इसकी निकलेगी। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, खत्म इसी के साथ, क्लियर है। तो हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है और आपने भी देखोगे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हमने डिस्कस किए, राइट। जितनी भी वैरायटीज बन सकती है इस चैप्टर से वो सारी वैरायटीज मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, लेवल वाले क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।